ठीक है, इस चैप्टर में मेन रूप से किसके बारे में पढ़ना है, गैसेस के बारे में। लिक्विड स्टेट का अलग चैप्टर इसी में 11th में है, और सॉलिड का जो चैप्टर है वो किसमें है, 12th में। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इसमें चलो हम लोग गैस का नियम पढ़ते हैं, गैसियस लॉ, गैस लॉ, गैस के। तो टोटल तुम लोगों को कितना नियम पढ़ना है, 4 नियम पढ़ना है, ठीक है। टोटल कितना नियम है, 4। पहला नियम जिसे कहते हैं बॉयल्स लॉ, क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम, बॉयल का। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, चार्ल्स लॉ। दूसरा क्या है, चार्ल्स लॉ। इसको ऐसे लिख सकते हो, चार्ल्स का नियम। तीसरा हमारे पास है गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ। इसको लिख सकते हो गे-लुसेक का नियम, ठीक है, गे-लुसेक का नियम। और चौथा होता है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो। ठीक है, चारों अलग अलग चीज बताता है, अलग अलग चीज के बारे में हम लोग को संबंध बताता है, ठीक है। तो पहले चारों लिख लो, फिर एक एक करके शुरू करते हैं। पहला नियम कौन सा लिखेंगे, बॉयल्स, बॉयल्स लॉ। बॉयल का, बॉयल का। तो ये बॉयल का नियम क्या कहता है, पहले समझो ध्यान से। बॉयल का नियम कहता है कि यदि किसी चीज का तापमान को हम मतलब तापमान को निश्चित करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो स्थिर करने पर अगर हम तापमान को स्थिर करते हैं तो उसका जो प्रेशर है, मतलब उसका जो दाब है, और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, दोनों के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। कि एक हो जाएगा समानुपाती, नहीं होगा विषमानुपाती हो जाएगा। समानुपाती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, विषमानुपाती का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो देखो ध्यान, बॉयल्स लॉ का कहना था कि यदि किसी गैस का, यदि किसी गैस का तापमान निश्चित कर दिया जाए या फिर निश्चित हो, तो उसका दाब एवं क्या, आयतन, दाब एवं आयतन विषमानुपाती होगा, विषमानुपाती होगा। विषमानुपाती का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख देते हैं नीचे में, इफ टेम्परेचर of a gas, if temperature of a gas is constant, if temperature of a gas is constant, then pressure is inversely proportional to किसके, proportional to वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। इसमें एक और चीज वहां पर लिख देना ना, इसको कहते हैं दाब आयतन संबंध, दाब आयतन संबंध इसको कहते हैं। इसमें हमको किसके बारे में पता चलता है, दाब और आयतन के बीच का संबंध। चलो अगला कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। तो दूसरा हो गया चार्ल्स लॉ का मतलब हो गया चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आयतन
जब किसी भी गैस का तापमान बढ़ जाएंगे तो उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच का अनुपात समानुपाती होगा, ठीक है। दोनों अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। तो चलो इसमें लिखते हैं, यदि किसी गैस का दाब निश्चित हो, यदि किसी गैस का दाब निश्चित हो तो उसका आयतन एवं ताप क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है। If pressure of a gas is constant, then volume is directly proportional to क्या, टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं V/T बराबर कांस्टेंट, V/T बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर लिख दो PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक ही संख्या मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर है V/T बराबर कांस्टेंट, इसको इधर लाओ तो बटा में आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कांस्टेंट। चलो अब आते हैं तीसरा क्या है, लूसेट इनवर्सली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दाब संबंध। दाब संबंध मतलब इसमें किसके बीच का संबंध बताया जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर। चलो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, यदि किसी गैस का क्या आयतन, यदि किसी गैस का आयतन निश्चित हो, तो उसके तापमान और दाब समानुपाती होगा। इसमें लिख सकते हैं इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, देन टेम्परेचर एंड pressure are directly proportional। ठीक है। इसका फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P/T बराबर K। ठीक है ना, कहते हैं तो कहाँ गया था, दो जगह। ठीक, लिखो जल्दी से इसको।
एक और कौन सा नियम बच गया है? एवोगाड्रो का नियम। ये किसके किसके बीच का संबंध बताता है? एवोगाड्रो किसके किसके बीच का संबंध बताता है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। सबके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच तो वही बता दिया गेल उसे, है ना? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच गेल उसे, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच चार्ल्स, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कौन बता दिया? बोल्स। तो वो चौथा है गेल उसे। तो वो बेसिकली इन तीनों में से एक ही का इस्तेमाल करता है, वो है वॉल्यूम। और एक नया चीज आता है जिसे कहते हैं मात्रा। मात्रा का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहा जाता है कि यदि हम किसी वस्तु का तापमान और उसका प्रेशर दोनों फिक्स रखते हैं, समझ जाओ ना, अगर तापमान और प्रेशर को फिक्स रखते हैं तो जितना ज़्यादा उसमें पदार्थ डालेंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ये तो आमूमन सा बात है ना जी, कि अगर मान लो कि 1 लीटर पानी है, उसमें तुम थोड़ा सा और पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा ना धीरे धीरे। तो ये उसका क्या वही करता है, यदि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है तापमान उसका बढ़ जाएगा। और आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा तुम लोग का आदर्श गैस नियम, आइडियल गैस लॉ। ये आइडियल गैस लॉ क्या होता है? इन्हीं चारों फॉर्मूला को मिला करके, इन्हीं चारों थ्योरी को, इन्हीं चारों नियम को मिला करके बनाया गया है आदर्श गैस नियम, आइडियल गैस लॉ। और आइडियल गैस लॉ बहुत जरूरी होता है, तुमको समझ में आएगा उसी से कि क्या होने पर क्या बदलता है।
नियम क्या है? एवोगाड्रो का नियम। ये किसके किसके बीच का संबंध बताता है? तो मात्रा आयतन संबंध। मात्रा आयतन संबंध मतलब मात्रा बढ़ाने पर आयतन के साथ क्या होता है, ये हमको कहां से पता चलेगा? एवोगाड्रो के नियम से। चलो इसका यदि किसी गैस का ताप एवं दाब निश्चित हो, ताप एवं दाब निश्चित हो तो उसका मात्रा और आयतन क्या होता है? समानुपाती होता है। मात्रा और आयतन समानुपाती होता। ठीक है, इसमें इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं? इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर of gas is fixed, then if temperature and pressure of gas is fixed, then amount of substance is directly proportional to volume. Directly proportional to volume. जितना ज्यादा उसमें डालोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसका एक सीधा सा उदाहरण, बैलून फुलाए हो कभी? देखो, अब तुम बैलून फुलाते हो तो तापमान भी सेम रहता है और प्रेशर भी लगभग सेम रहता है, लेकिन जब उसके अंदर हवा डालते हो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ते जाता है। मतलब उसके अंदर हवा का संख्या बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो वही चीज क्या बताता है? एवोगाड्रो लॉ। वही चीज क्या बताता है? एवोगाड्रो लॉ। अब तुमको सब का हमें एक उदाहरण देने की बात है, जैसे चार्ल्स लॉ क्या करता है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब तुमको इसका सीधा सा उदाहरण देते हैं कि मान लो कि तुम छोटा सा कोई चीज उठाते हो, मान लो एक गैस का तुम गुब्बारा उठाते हो, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? फूल जाएगा, और जब ठंडा हो जाए तो क्या होता है? पिघल जाता है। ठंडा अगर मान लो तुम फ्रिज में जाके गुब्बारा रखो तो गुब्बारा छोटा हो जाएगा, और उसको तुम थोड़ा सा गर्मी धूप में जाओ तो गुब्बारा थोड़ा सा फैल जाता है। इसका दूसरा उदाहरण है टायर। टायर देखे हो? टायर जो हवा साइकिल का या मोटरसाइकिल का, तो गर्मी से तो खूब क्यों फेंक देता है? देखो ना, क्यों फेंक देता है? क्योंकि गर्मी की वजह से उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अंदर में रह नहीं पाता, तो साइड से निकल जाता है। गर्मी में टायर पंचर होने का चांस ज्यादा, क्योंकि एकदम टाइट हो जाता है। हल्का सा सुई दबा तो काटो की गड़ा पंचर। अगला हो गया गेट लॉ। इसका एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में तुम जितना गर्मी बढ़ाते हो अंदर का प्रेशर क्या होता है? उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसको कहते हैं गेट लॉ। अब एक बचा प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। डायरेक्ट का मतलब होता है समानुपाती, एकदम डायरेक्ट अनुपात। अब ये वो बच गया बॉयल्स लॉ। नहीं समझे? बॉयल्स लॉ को समझाते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कमेगा। अगर वॉल्यूम कमाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। देखो, अगर हम सिरिंज का बात करते हैं तो सिरिंज को तुम जितना जोर से उसका दबाओगे प्रेशर क्या होता है? बढ़ते जाता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम रहा है। तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। समझ गए क्या होता है? डे टू डे लाइफ आम जिंदगी से सीखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब कि कैसे हम आसपास में इसको खोज सकते हैं। हम एवोगाड्रो लॉ को कहाँ खोज सकते हैं? हम चार्ल्स लॉ को कहाँ खोज सकते हैं? हम गेल लॉ को कहाँ खोज सकते हैं? अगर बदल देखो तब साइंस में मजा आता है। पढ़ने से साइंस नहीं सीखोगे, तुमको देखना पड़ेगा कि सब कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला चलो जल्दी से देख लो। लास्ट चीज एक और बचा हुआ है जिसको कहते हैं आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस नियम। इन चारों नियम को मिला करके एक नया नियम बनाया जाएगा जिसको कहा जाता है आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस आदर्श गैस
n बराबर कांस्टेंट, V बटा n बराबर कांस्टेंट, ठीक है। आइडियल गैस इसको लिख सकते हैं आदर्श गैस डी, आदर्श गैस डी, ठीक है। यदि V बराबर प्रेशर, E बराबर वॉल्यूम, E बराबर टेम्परेचर और N बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर ये चारों चीजों को पता तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू NT, प्रोपोर्शनल है, अभी R नहीं है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि PV प्रोपोर्शनल टू NT, इससे देखो चारों नियम पूर्ण हो जाएगा। अगर V को इधर जाओगे तो P और V के बीच का रिलेशन उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन डायरेक्ट, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन भी डायरेक्ट, और वॉल्यूम और मोल्स के बीच का भी रिलेशन डायरेक्ट। ये चारों नियम को अपने अंदर ले लिया। अब हमको जब ये प्रोपोर्शनलिटी के अनुपात वाला चिन्ह हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं PV बराबर KNT, एक कांस्टेंट मान लीजिए, जिसको क्या कहते हैं K पर। K का वैल्यू होता है 8.134, ठीक है। और ये हो जाता है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं PV बराबर nRT, और इसी को क्या कहते हैं R कहते हैं, इसको क्या कहते हैं R, इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट, क्या कहते हैं गैस कांस्टेंट, इसी R को क्या कहते हैं गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू समझ में आ गया कितना होता है 8.134, और ये हमारा फाइनल आइडियल गैस लॉ, इसी को कहते हैं आइडियल गैस लॉ। ये अब हमको किसके बीच का रिलेशन पता है, हर किसी के बीच का। अगर हमको प्रेशर नहीं पता है तो प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं पता है तो वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं पता है तो टेम्परेचर, और अगर N नहीं पता है तो N भी निकाल सकते हैं। R यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर, और N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आइडियल गैस लॉ का हो गया, तुम लोग का आज का चैप्टर खत्म। अब बहुत सारा बेसिक छोटा सा 4-5 टॉपिक और बचा हुआ है अगले क्लास में, मतलब कि कल तुम लोग का खत्म होगा। बोले हैं कि हर वीक में मान के चलो तो एक चैप्टर तुम लोग का निपट जाएगा, यही तरीका से चलेंगे तब तक होने का संभावना है, वरना लेकिन इतना है कि चैप्टर में ऐसा नहीं है कि 2 लाइन पढ़ा के निकल रहे हैं, कंटेंट तुम देख सकते हो कहीं से निकल रहा है। हाँ न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल भी कल करवाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ 8-10 को करवा देंगे, अच्छा एनसीईआरटी से हम लेकर करवाएंगे, आपने को एनसीईआरटी पूरा होता है तब दूसरा किताब शुरू है, पहले इसको तो खत्म कर लें, तो जितना एनसीईआरटी रहेगा वो सब करवा के जाएंगे। कल ही क्वेश्चन करवा लेंगे, उसके बाद नहीं होगा तब क्लास होगा, क्लास कल नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो क्लास लगेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर हो सकता है पूरे क्लास में खत्म हो जाए, बहुत सारे चैप्टर है जो पूरे क्लास में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी का क्योंकि अच्छा होता है। हाँ एनसीईआरटी का ढंग कर रहा है ना, एनसीईआरटी का खराब नहीं बोले, एनसीईआरटी में अमाउंट नहीं रहता है, क्वालिटी रहता है, क्वांटिटी नहीं रहता है। 150 क्वेश्चन नहीं हो सकता एनसीईआरटी, यही मेंस में भी। हाँ यही मेंस में भी इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछता है, क्योंकि इसी में बेस्ड है ना, जेईई सीबीएसई लेता है, ये सीबीएसई का किताब है, तो वही दोनों एक ही चीज हो जाता है, ठीक है।